ये बहुत बड़ा संकट हमारे लिए खड़ा हुआ है कि इस देश की न्यायपालिका खुद ही अराजकता पैदा कर रही है। समाज को संगठित करने के नाम पर डर दिखाने का काम कर, डराकर लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान बदला कि न्यायपालिका खुद ही भारत के लोगों को सिविल वॉर की तरफ धकेल रही है। इस देश में अगर भविष्य में सिविल वॉर के अभी तो हालात है, मगर इस देश में अगर सिविल वॉर होता है तो उसमें पॉलिटिकल पार्टियां कम जिम्मेदार होगी। इस देश की जुडिशरी जो है ये इसमें बड़ा रोल कारण बनेगी। इसी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ने आज से 45 साल पहले 11, 12, 13 और 14 अप्रैल 1979 को यानी बामसेफ की स्थापना के केवल 4 महीने के बाद 6 दिसंबर 1978 को बामसेफ की स्थापना हुई और उसके 4 महीने के बाद ही इसी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ने बामसेफ के माध्यम से 4 दिन का एक सेमिनार आयोजित किया गया और वो सेमिनार का जो सब्जेक्ट था, जो आज हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसकी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम लगाया गया। उस सेमिनार का सब्जेक्ट था हाउ टू सक्सीड एंड सर्वाइव अम्बेडकराइट मूवमेंट। तो बाबा अम्बेडकर का जो मूवमेंट है उसको रिवाइव करने के लिए, उसको सक्सीड और सर्वाइव करने के लिए क्या करना होगा, इस बात को लेके 4 दिन तक इसी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बामसेफ ने चिंतन मनन किया था। अब उसी फिलॉसफी पर बाबा अम्बेडकर की मूवमेंट को रिवाइव करने की जिम्मेदारी, एक होता है चिंतन, एक होता है समस्या का विश्लेषण और एक होता है उसकी जिम्मेदारी लेकर अपने आप को उसके लिए कमिटेड करना। वो जिम्मेदारी बामसेफ ने ली और उस जिम्मेदारी को निभाते हुए साहब कांशीराम जी ने ये कारवा यहाँ तक लाया। और आज जिसकी चर्चा डॉक्टर राजेश जी ने किया, जिस पर्पस के लिए कार्यक्रम हमने रखा है कि साहब कांशीराम जी के आंदोलन को एंड्योर करने के लिए, उस मोमेंट को दोबारा और उसी दिशा पर लाने के लिए बहुत बार उसको हम लोगों की तरफ, जैसे उसको राजनीति की तरफ से बताया जाता है, कुछ लोग अपने पर्सपेक्टिव से उसकी व्याख्या करते हैं, तो उसको सही दिशा में लाकर उस मूवमेंट को आगे बढ़ाने की दृष्टि से साथियों आज का ये कार्यक्रम रखा गया। और इसीलिए ये ओकेजन भी चुना गया कि 15 मार्च से 14 अप्रैल तक 1 महीने का समय पूरे देश भर में इसी विषय वस्तु को लेकर साथियों बड़े पैमाने पर कार्यकर्ताओं के माध्यम से मीटिंगों का, डिस्ट्रिक्ट लेवल की मीटिंगों का कार्यक्रम किया जाएगा। उसके बाद 14 अप्रैल से बाबा अम्बेडकर के जन्मदिन के, महापुरुषों के सामूहिक जन्मदिन के पूरे भारतवर्ष में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और वो कार्यक्रम इसी एक विषय वस्तु को ध्यान में रखकर रखे जाएंगे कि इस मोमेंट को रिवाइव करने के लिए हमें क्या करना होगा। और ये एक ऑर्गेनाइजेशनल कंसेप्ट रखकर साथियों ये कार्यक्रम लगाया गया। तो मैं ऑल बार एसोसिएशन की सारी टीम का और इंडियन लॉयर एसोसिएशन, इम्पा, इन सभी साथियों का शुक्रिया इस बात के लिए अदा करता हूँ कि भाई उन्होंने इन चीज़ों के लिए समय निकाला। दुनिया का सबसे कठिन काम होता है समाज के सबसे पढ़े लिखे लोगों का संगठन बनाना, क्योंकि जिनके पास ज़्यादा बुद्धि होती है उनके पास समय की कमी होती है और जिनके पास समय होता है उनके पास बुद्धि भी है, मगर उस अनुपात में समाज का या समस्या का विश्लेषण करने का हुनर नहीं है, तो उस समय भी काम नहीं आता। तो ये बहुत कठिन काम है कि समाज के हाईली इंटेलेक्चुअल क्लासेस को मोबिलाइज करना। हमारे समाज में साथियों 2 तरह के ब्रेन हैं। एक है फर्स्ट रेट ब्रेन और दूसरा है फ्रस्ट्रेटेड ब्रेन। हमारे सोसाइटी में 2 तरह के ब्रेन हैं, एक है फर्स्ट रेट ब्रेन और दूसरा है फ्रस्ट्रेटेड ब्रेन। ये अपर कास्ट लोगों में भी फर्स्ट रेट ब्रेन है जो उनके सोसाइटी को लीड करता है। मूवमेंट की वजह से हमारे समाज के अंदर भी आज फर्स्ट रेट ब्रेन पैदा हुआ, मगर हम ये देखते हैं कि बड़ी दुविधा वाली बात यह है कि हमारे समाज का जो फर्स्ट रेट ब्रेन है वही सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। नहीं होना चाहिए, उसके अंदर तो क्लियरिटी होनी चाहिए, क्लिस्टर क्लियरिटी होनी चाहिए, मगर आप जितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों से चर्चा करोगे उतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आपको दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो आइसोलेशन में सोचते।
अपने समाज और संगठन को साथ में लेकर ऑर्गेनाइज वे में अगर वो लड़ाई लड़ने की बात करेंगे तो उनके पास बहुत बड़ी क्षमता है। और ये जो सब्जेक्ट साथियों हम लोगों ने डिसाइड किए, इसके पीछे का भी पर्पज है कि लीडरशिप को सोसाइटी में जो जनरेट हुई है, उस लीडरशिप को, उसके रोल को प्ले करने के लिए तैयार करने की जरूरत है। इसलिए ये बहुत बड़ा काम है कि हम सोसाइटी को लीड कर रहे हैं। अगर हम सोसाइटी को लीड कर रहे हैं तो हम सोसाइटी के राइज एंड फॉल के लिए, जो भी समाज के अंदर हो रहा है उसके लिए हम अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं, तो ये चीज़ें बनेगी। इसलिए इस दिशा को ध्यान में रखकर साथियों विषय चर्चा के लिए लिया गया था। अब जो विषय साथियों जुडिशरी और इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, मैं 2-3 ही बातें इसमें कहना चाहूँगा कि आज इस देश में जो अराजकता, अनार्की जो फैल रही है, उस अराजकता में बहुत बड़ा रोल न्यायपालिका ने पैदा किया हुआ है। इस देश के अंदर जो भी असंतोष है, अराजकता है, उन सारी असंतोष का, अराजकता में न्यायपालिका का, खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का बहुत बड़ा रोल है। और मैं इस बात को बहुत बड़ी गंभीरता से देख रहा हूं कि न्यायपालिका खुद ही भारत के लोगों को सिविल वॉर की तरफ धकेल रही है। इस देश में अगर भविष्य में सिविल वॉर के भी तो हालात है, मगर इस देश में अगर सिविल वॉर होता है तो उसमें पॉलिटिकल पार्टियां कम जिम्मेदार होगी। इस देश की जुडिशरी जो है ये इसमें बड़ा रोल कारण बनेगी। मणिपुर में जो आग लगी वो हाईकोर्ट के फैसले की वजह से, तो ये बहुत बड़ा संकट हमारे लिए खड़ा हुआ है कि इस देश की न्यायपालिका खुद ही अराजकता पैदा कर रही है। और ये अराजकता न्यायपालिका अपने आप पैदा नहीं कर रही। यहां सवाल केवल कोलेजियम का नहीं कि कोलेजियम की वजह से न्यायपालिका पर ब्राह्मणों का कब्जा हुआ है। जुडिशरी इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम। आपका सुप्रीम कोर्ट हो, आपका ईडी हो, आपका सीबीआई हो, आपके इलेक्शन कमीशन हो, ये अपने आप में कोई सिस्टम नहीं है, ये सिस्टम के पार्ट है। और एक वेल ऑयल मशीनरी की तरह ये अपना रोल प्ले करते। जनता का जो असंतोष है, उस असंतोष को पॉलिटिकल पार्टियों को चुनाव में भुगतना पड़ता है। इसलिए वो अनपॉपुलर डिसीजन जो है वो जुडिशरी के माध्यम से ले रहे। भारत के जज राजनीति कर रहे हैं। भारत के जज जो है वो क्या कर रहे हैं? राजनीति कर रहे हैं और अपने कम्युनिटी के, अपने सोसाइटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आउट ऑफ फोरम, आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जाकर वो सारी चीजें कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट रिजर्वेशन बढ़ाती है और सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में उसको, यही जो लोग बैठे हुए उसको रोकने का काम कर रहे हैं। तो ये सारा सिस्टम जो है ये एक दूसरे के प्रोटेक्शन में लगा हुआ है। इसलिए इस देश में जब हम लोग न्याय कायम करने की बात कहते हैं तो न्याय कायम करने के लिए शासक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कमजोर लोग न्याय मान सकते, न्याय स्थापित नहीं कर सकते। बहुत बार मामला उठता है कि न्यायपालिका का कंटेम्प्ट या न्यायपालिका के सम्मान की बात होती है। सम्मान न्याय का होना चाहिए। सम्मान किसका होना चाहिए? न्याय का होना चाहिए। न्यायपालिका का करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप न्याय नहीं कर रहे हो तो आप उसी चीज के हकदार। इसलिए इस देश के जजेस ने भारत के अंदर जो अराजकता है उस अराजकता को पैदा करने का या उसको और बढ़ाने का काम किया। कि केवल कोलेजियम तक या जुडिशरी के फैसलों तक के मामला सीमित नहीं है। इसलिए बहुत बड़े पैमाने पर इसके विरोध में लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और ये मामला क्या है? क्योंकि जैसे जुडिशरी का मामला आता है बड़े बड़े लोगों के मुंह पर ताला लग जाता है। कॉमन आदमी तो छोड़िए, हम बहुत सारे विषयों पर जब हमारे अधिवक्ताओं को, एडवोकेट्स को बुलाने के लिए कहते वो भी डर जाते हैं, क्या कर सकते प्रकार। तो ये मामला क्यों है? क्योंकि एक बहुत बड़ा मामला हमारे सामने, हम लोग एक साथ दो चीजों के शिकार। एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो छाती पीट कर ये कह रहा है कि कोई बाबा साहब के संविधान को हाथ नहीं लगा सकता, हाथ लगाए तो हम जला दे।
और एक दूसरा तबका ये कह रहा है कि नहीं संविधान बदला जा रहा है। एक साथ दो चीजें समाज के अंदर की जा रही। और तीसरा जो बुद्धिजीवी है हमारे सोसाइटी का, वो इल्यूजन में जी रहा है, सेल्फ मेड इल्यूजन में वो रह रहा है कि ऐसी कोई चीज है ही नहीं। इग्नोरेंस और इल्यूजन दोनों एक साथ हमारे सोसाइटी में डाले जा रहे। लोग समाज को संगठित करने के नाम पर डर दिखाने का काम कर रहे हैं, डराकर लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इन चीजों से लोगों को निकालना होगा। ये कौन कर सकता है? वो वही कर सकता है कि जिसके पास इन चीजों की अंडरस्टैंडिंग होगी। इसलिए एडवोकेट्स को अपना रोल प्ले करने की जरूरत है। जिस समाज के पास बेहतरीन अधिवक्ता होंगे वो समाज अपने अधिकारों की रक्षा करने लायक होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये सारे अधिकार दिए और वो खुद एक एडवोकेट थे, तो उन्होंने वकीलों के बारे में, एडवोकेट्स के बारे में बहुत प्यारी बात कही है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि सभ्यताओं के निर्माण में एडवोकेट्स का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यू कांट रिफॉर्म एनी सिविलाइजेशन विदाउट एडवोकेट्स। इस सिविल सोसाइटी, ये जो समाज सभ्य बनाना है, इसको करने में एडवोकेट्स का बहुत बड़ा रोल होता है और उनको उसको प्ले करने की जरूरत है। तो हम समाज के बुद्धिजीवियों से उस बात की अपील करते हैं कि जिस लेवल का उन्होंने अपने आप को मेरिटोरियस बनाया है वो अपने मेरिट का काम करे और समाज को संकट के समय में दिशा देकर इन चीज़ों से बाहर निकालने का काम करे। चाहे ईवीएम का मामला हो, चाहे सेंसस का मामला हो, चाहे इलेक्ट्रल बॉन्ड का हो, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों के ऊपर मुखर होकर अपनी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। बामसेफ ने ये जिम्मेदारी ली है और इसी कड़ी के तहत साथियों ये सारे कार्यक्रम चले हैं। तो मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस एक चीज़ की उम्मीद आप लोगों से इस बात की चाहता हूँ कि ये जो लड़ाई हम लोग लड़ना चाहते हैं, जैसे डॉक्टर गौतम साहब ने कहा कि मैदान में आकर भी इसकी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है, तो समाज के पास जहाँ जहाँ अन्याय होता है वहाँ वहाँ उसकी लड़ाई लड़ने के लोगों की ज़रूरत है। अगर ऑल बार एसोसिएशन अपना स्ट्रक्चर देश भर में खड़ा करता है तो तहसील से कोर्ट में भी, क्योंकि 90% से ज़्यादा विक्टिम जो है हमारे अपने लोग, अंडर ट्रायल 76% से ज़्यादा हमारे लोग अपनी जमानत पर छूट सकते मगर छूट नहीं रहे। उनको पता भी नहीं कि उनको किस कारण जेल में डाला गया। उस स्थिति से अगर लोगों को बाहर निकालना है, जिस समाज की जवानी जेलों में सड़ाई जा रही है, अभी भी सरकार के जेल के आंकड़े ये कहते हैं कि जो इनमेट्स है उनका एवरेज एज जो है 70% से ज़्यादा जेल इनमेट्स का जो एवरेज है बिलो 30 है। हम जो ये कह रहे हैं कि भाई हमारी पीढ़ी है, हमारा भविष्य है, उसको जेलों में सड़ाया जाए। उस स्थिति से अगर हमको लोगों को बाहर लाना है, स्टडी और कस्टडी का मामला खड़ा कर दिया है कि एक पीढ़ी है वो स्टडी में है और एक जनरेशन हमारे लोगों की कस्टडी में ढकेली जा रही कि उसका कोई भविष्य नहीं होगा। उस स्थिति से अगर लोगों को बाहर लाना है तो ये काम हमें करना होगा। इस काम के लिए अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। इम्पा डॉक्टरों का ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने लेवल पर बहुत बड़े पैमाने पर मेडिकल फील्ड में इन चीज़ों को मोबिलाइज करने के काम में लगे हैं। एडवोकेट्स की भी जरूरत है, ऐसा कोई आदमी नहीं जिसको डॉक्टर की जरूरत नहीं, जिसको वकील की जरूरत नहीं, मगर सबको एक चीज की जरूरत होती है, वो है अपना स्वाभिमान, आत्मसम्मान। और उस आत्मसम्मान और स्वाभिमान के लिए ये लड़ाई लड़ने का काम शुरू है। तो मैं आप सभी साथियों से इसी बात की उम्मीद करता हूँ कि ये जो कारवा साहब कांशीराम जी ने शुरू किया था परिवर्तन का, स्ट्रक्चरल चेंज की जो बात कहते थे कि सामाजिक क्रांति को उसके लॉजिकल एंड तक लेकर जाने के लिए लड़ाई लड़नी होगी, तो ये जिम्मेदारी ऑल बार एसोसिएशन के साथ ही उठाएंगे और आप उस दिशा में गंभीरता से कार्यरत रहेंगे। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ साथ तो मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और इसके सारे ऑर्गेनाइजर्स का, खासतौर पर एडवोकेट नितिन जी, चिंतला जी और वो सारी टीम जिन्होंने इस काम के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की, उन सभी का शुक्रिया अदा करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप लोगों ने इतना समय निकाला इस बात को सुना, इसका आप सभी का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।